प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हमारे आदिवासी भाई तो भगवान मानने लगे। वहाँ गाय भैंस भी पानी पीती थी, वहाँ बकरी भी पानी पीती थी, और हम भी उसी खड्डे में पानी पीते थे। ये कांग्रेस जमाने 2003 के पहले की बात कर रहा हूँ। उस समय कहते थे झाबुआ जिला ने डकैतों का, लुटेरों का जिला है। अच्छा। कपड़े लूट जाते थे, कपड़े उतार जाते थे, लोग पत्ते बांधकर फिर घर जाते थे। ये विधर्मी लोग हैं जो धर्म को नहीं मानते हैं, वो किसी पंथ को नहीं मानते हैं, वो गरीबों के नाम से रोटी सेकना चाहते हैं जी। वो लोग आज राम जी को अगर जातिवादी समझते हैं तो राम जी माता सबरी के बेर क्यों खाते हैं? मैं पहली बार जब विधायक बना, मैंने सरकार के माध्यम से यहाँ पर 12.5 अरब का काम किया। ये 65 करोड़ का छात्रावास बनाया, एकलव्य छात्रावास जी। यहाँ पर 1200 भैया बहन अध्ययनरत रहेंगे और आज है अभी अध्ययनरत। ऐसे ही एक 300 बालिकाओं का छात्रावास है जी। आज जिस प्रकार से विधर्मियों के द्वारा जी यहाँ पर ईसाईयत फैलाई जा रही जी, कन्वर्ट किया जा रहा है आदिवासी भाइयों को आप हिंदू नहीं है ऐसा बोलकर, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो नेता विपक्ष हैं ऐसा बोलकर ये गुमराह कर रहे हैं जी। मैंने शाम को भी बताया था कि सनातन धर्म की स्थापना हमारे जनजाति समाज से हुई है जी। हम नदियों को पूजते हैं, हम पहाड़ों को पूजते हैं, हम पेड़ पौधों को पूजते हैं, हम पत्थर को पूजते हैं। अगर कोई हमारा आदिवासी भाई ये घास काटने आएगा और पहला घास काटेगा और कहेगा जय बाबा गणेश। सबसे बड़ा काम माननीय मोहन जी आज भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है शिक्षा के ऊपर जी। शिक्षा और रोजगार के तहत गौशालाओं का निर्माण, कामधेनु जो माननीय मोदी जी किसान सम्मान निधि दिल्ली से भेजता है और पूरा का पूरा पैसा उस किसान के जेब में जाता है। माननीय डॉक्टर मोहन यादव लाडली बहना का पैसा भोपाल से भेजता है और उस बहन के खाते में जमा होकर उस बहन के जेब में जाता है। आइए झाबुआ जिले के जनजाति समाज के बीच में आइए जी, उनको अपनत्व दीजिए, अपना बनाकर उनको आपके कंधों से कंधा मिलाकर चलने के लिए उनको खड़ा करिए। नमस्कार, इस समय हम झाबुआ जिले में मौजूद हैं। मध्य प्रदेश का झाबुआ जिला पूरा आदिवासी इलाका है और इस समय हम थानला विधानसभा में, पीछे मेरे देख सकते हैं थानला पूरा पीछे आपको पूरा शहर दिखाई दे रहा होगा। पीछे जो आपको हमारे यहाँ पर गायें चरते हुए दिखाई दे रही होंगी, छोटे छोटे बड़े बड़े तालाब, यहाँ पर एक पहाड़ी नुमा पूरा यहाँ पर व्यू है। टूरिज्म के लिए सबसे अच्छा स्पॉट है। मध्य प्रदेश जाना जाता है अपने टूरिज्म के लिए, मेहमान नवाजी के लिए। और यहाँ पर देखिए जिस तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे यहाँ पर कल सिंह भावर जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके एक तरीके से जिनके कर्मठ काम के वजह से, जनता की लोकप्रियता की वजह से उन्होंने जो पूरा ये एरिया है थानला उसको एक तरीके से डेवलप करने का काम किया। हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर नमस्कार, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर बहुत पहले तो आपको साधुवाद की, जिस तरीके से आपने ये पूरा निर्माण किया है आदिवासी इलाके को एक तरीके से टूरिज्म स्पॉट बनाने का, आपने जो ठाना है, हम देख रहे हैं कि विकास तो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन जो आपका उद्देश्य था इस पूरे थानला को एक डेवलप करने का, मध्य प्रदेश में के टूरिज्म स्पॉट पर सबसे अव्वल स्थान पर लाने का, क्या कहना चाहेंगे? क्या क्या आपने अपने विधायक रहते हुए किया और क्या आपकी आने वाले समय में और योजनाएं हैं? नमस्कार, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश का आखिरी छोर झाबुआ ज़िला है और झाबुआ ज़िले में हम सुनते आए हैं कि बहुत गरीबी है, अशिक्षा है, अनपढ़ लोग रहते हैं और लूटमार होती है, ऐसा सुना था। उस ज़माने में तत्कालीन सरकारें यहाँ ध्यान नहीं दे पाई। जब से 2003 के बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी, मैं उस दरमियान विधायक बना और विधायक के दौरान मैंने जो सपना संजोया था कि मैं मेरे गरीब और अशिक्षित पिछड़े भाइयों को आगे लाना चाहता हूं। और उस योजना के तहत मैं पहली बार जब विधायक बना, मैंने सरकार के माध्यम से
यहाँ पर 12.5 अरब का काम किया। 12.5 अरब का एक विधायक रहते हुए। विधायक रहते जी। और यहाँ रोड नहीं थे, यहाँ कोई पानी तालाब नहीं थे, यहाँ गाँवों में कोई विद्युत व्यवस्थाएं नहीं थी, गांव में कोई हाई स्कूल मिडिल स्कूल नहीं हुआ करती थी। यहाँ प्राइमरी स्कूल थी मेरे गांव जी। प्राइमरी स्कूल थी। हायर सेकेंडरी स्कूल थांदला हुआ करती थी, जो यहाँ से 12 किलोमीटर है जी। हम यहाँ से पैदल 9वीं कक्षा में पढ़ने थांदला जाया करते थे। तब हमें दुख था, मैं थांदला जाता था यहाँ से 9वीं पढ़ने के लिए, तो पैदल जाता था। अगर रास्ते में नदी आ जाती थी तो मेरे कपड़े उतार कर और किताबें हाथ में लेकर उस नदी को तैर कर पार करते थे जी। और फिर उसी गीले जो पहनने के एक कपड़ा रहता था उसको हम निचोड़ के फिर पहनते थे और 9वीं कक्षा थांदला पढ़ने जाते थे। मैंने सोचा कि ये गरीब अशिक्षा का टापू है ये झाबुआ जिला जी। कैसे शिक्षा का हब बने, इस उद्देश्य से आज यहाँ पर 5 से 7 हाई स्कूल हुआ करती थी जी। 2 हायर सेकेंडरी जी। 2 हायर सेकेंडरी हुआ करती थी। और यहाँ पर आज करीबन 7 हायर सेकेंडरी है जी। और 25 का लगभग हाई स्कूल है। अच्छा। यहाँ पर छात्रावास जो जनजाति समाज के लिए छात्रावासें खोली जाती थी जी। उसमें कोई सुविधाएं नहीं थी, असुविधाएं थी, कोई व्यवस्थाएं नहीं थी जी। हम चिमनी जलाकर पढ़ते थे, तो पढ़ते पढ़ते सो जाते थे, तो उस चिमनी का जो गैस निकलता था वो हमारी नाक में घुस जाता था। हम सुबह अगर नाक में उंगली डालते थे हमारी उंगली काली निकलती थी, जो प्रधानमंत्री बोलते थे 14 सिगार के बराबर। हाँ, एक तरीके से धुआं होता काली था। उंगली निकलती थी। फिर हम सोने के लिए कुछ भी नहीं था जी। और ना ही व्यवस्थाएं थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जी। यहाँ पर 47 छात्रावास हैं, 47 छात्रावास जी। आप देख रहे हैं जी। तालाब के किनारे ये 65 करोड़ का छात्रावास बनाया, एकलव्य वाला। एकलव्य छात्रावास जी। यहाँ पर 1200 भैया बहन अध्ययनरत रहेंगे और आज है अभी अध्ययनरत। ऐसे ही एक 300 बालिकाओं का छात्रावास है जी। ऐसे ही 50 बालिकाओं का छात्रावास है। एक पहाड़ी के पास में 50 बालकों का छात्रावास है। इस प्रकार का विकास इस थांदला तहसील में किया है जी। मैंने पहले एक योजना बनाई थी और उसमें मैंने 10 पॉइंट रखे थे जी। उसमें हमने कहा था अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी तो हम हर गांव को रोड से जोड़ेंगे जी। हर खेत को पानी देंगे, हर फलिए को बिजली देंगे और हर फलिए में मास्टर, हर फलिए में स्कूल देंगे, स्कूल में मास्टर देंगे, हर गांव को डॉक्टर देंगे जी। आज उस तर्ज के आधार पे यहाँ पर सर्व सुविधाएं युक्त छात्रावासें बनी हैं। यहाँ तक जो आज सीएम राज बने हैं जी। सर्व सुविधाएं युक्त बने हैं। ऐसी शिक्षा के क्षेत्र में हम आज मेरा गांव कहेंगे चैनपुरा, वो शिक्षा का हब बनने जा रहा है। यहाँ पर 3 हायर सेकेंडरी स्कूलें हो गई हैं और 4-5 छात्रावासें हो गई हैं जी। ऐसे यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया है। इसी प्रकार ये जो मैं एरिया खड़ा हूँ यहाँ आसपास में 50 तालाब हैं जी। मेरे विधानसभा क्षेत्र में मैंने करीबन 550 तालाबों का निर्माण किया। तो एक तालाब तो हमें साफ तौर पे दिखाई भी दे रहा, काफ़ी अच्छा लग रहा है इस पहाड़ी के बीच में जो तालाब है। हाँ, तो ऐसे ही आप 50 निर्माण करना चाह रहे हैं? यहाँ हो गया जी। 50 तालाब निर्माण हो गए जी। पूरे विधानसभा क्षेत्र में 550 तालाबों का निर्माण किया जी। और ऐसे करीबन यहाँ पर
12 से 15 हजार कुओं का निर्माण हुआ है। जी हर खेत को वो मिला है। जी और आप देख रहे हो प्रत्येक गांव में नल जल के तहत टंकियां निर्माण हुई है जी, जो हर घर को पानी देंगे, हर घर को जल देंगे। तो ये प्रधानमंत्री स्कीम प्रधानमंत्री स्कीम के अंतर्गत जी। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी भी हैं जी और मोहन यादव जी का सपना है कि जिस प्रकार से आप गौशालाओं की गायें देख रहे हो जी, ऐसी प्रत्येक कामधेनु गाय यहाँ पर रहे और जो गरीब है, जो शिक्षित होकर अपने आप को बेरोजगार मानता है जी, उसको रोजगार कैसे मिले, उस सपने को साकार करने के लिए डॉक्टर मोहन यादव जी भी लगातार प्रयासरत हैं। और मैं इस स्थल को पर्यटक स्थल बनाना चाहता हूँ जी। यहाँ पर हमने 4 लाख पौधे लगाने के लिए खड्डा खोद रखा है, टंकी बना दी है और पाइपलाइन भी कर दी है जी। अगर सरकार इसमें और सहयोग करे कि ये एक बहुत बढ़िया पर्यटक स्थल बन सकता है। दूर दूर से लोग यहाँ पर आए अपना मनोरंजन करने के लिए जी। और इस क्षेत्र को देखें तो बहुत ही अच्छा आनंद अनुभव करते हैं। आप भी यहाँ पर एक आनंद महसूस कर रहे हैं जी जी, इस स्थल को देखकर। तो ऐसे मनोरम स्थल बने, ऐसा मेरा सपना है। आने वाला कल यहाँ पर एक बहुत बड़े अच्छे मंदिर बने और लोग धार्मिक आस्था से जुड़े। आज जिस प्रकार से विधर्मियों के द्वारा जी यहाँ पर ईसाईयत फैलाई जा रही जी, कन्वर्ट किया जा रहा है आदिवासी भाइयों को आप हिंदू नहीं है ऐसा बोलकर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो नेता विपक्ष हैं ऐसा बोलकर ये गुमराह कर रहे हैं जी। यहाँ तक कांग्रेस ये चाहती है कि हमारे भाई आदिवासी भाई जो सनातनी है, कट्टर हिंदू है, उस सनातन का अक्षरशः पालन करने वाले लोग हैं जी। मैंने शाम को भी बताया था कि सनातन धर्म की स्थापना हमारे जनजाति समाज से हुई है जी। हम नदियों को पूजते हैं, हम पहाड़ों को पूजते हैं, हम पेड़ पौधों को पूजते हैं, हम पत्थर को पूजते हैं। लोग कहते हैं अंधविश्वास, अंधविश्वास नहीं, हमारे सनातनी धर्म के अनुसार इन आदिवासियों की आस्थाएं इस प्रकृति में हैं। वो दिखाया भी दे रहा है कि आप खुद आदिवासियों के इतने बड़े नेता हैं और आपने जिस प्रकार से इस प्रकृति को संजोया है वो दिख रहा है। और आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि आप एक तरीके से प्रकृति को विकास भी करना चाहते हैं और दूसरी तरफ आध्यात्म से भी जोड़ना चाहते हैं। हमारी जो आदिवासी भाई हैं जिन पर लांछन लगाते हैं ऐसे विपक्ष के नेता, उनको देखना चाहिए कि आप किस तरीके से भारत माता का एक मंदिर भी बना रहे हैं, महर्षि वाल्मीकि का मंदिर बना रहे हैं, हनुमान जी का यहीं पे मंदिर बना रहे हैं। तो और किस प्रकार के आप मंदिर इस पूरे एक तरीके से इस पहाड़ी पर बनाना चाहते हैं जिससे हमारे लोग अगर बीमार होते हैं तो मंडोल रखते हैं जी। मंडोल का मतलब होता है कि रामायण पढ़ते हैं और हनुमान जी ने क्या क्या किया था, राम जी ने क्या क्या किया था, ऐसा पूरा उस गायने में गाते हैं जी। और उसके बाद वो जो बीमार व्यक्ति वो ठीक हो जाता। मगर विधर्मी उसमें कुछ बकरे मुर्गे ये काट देते हैं, उसके कारण वो गड़बड़ हो जाता है। और ऐसी ही आस्थाएं जी नदियों में शादी करते हैं हमारे लोग तो घर से निकलते ही माँ का स्तनपान करता है, माँ की पूजा करता है वो जी दूल्हा। और बारात जाता है तो कहीं बड़ा पहाड़ आता है उसकी पूजा करता है। कोई देवी देवता स्थान आ जाता है, हनुमान जी का स्थानक रहता है वहाँ पूजा करता है। अगर नदी पार करना रहता है तो हमारा आदिवासी भाई उस नदी की पूजा करता है, वहाँ नारियल फोड़ के फिर आगे बढ़ता है जी। ये आस्थाएं हमारी। उन आस्थाओं को आज कांग्रेस या विधर्मी झुठलाने की बात करते, अंधविश्वास की बात करते। यहाँ विश्वास सच्चा है, प्रयोग किया हमने। मेरी गाय को कोई बीमारी हुई जी और उसको ऐसा कांपने लगी तो मैं बैठा था, एक बुजुर्ग आया, बोले क्या हो रहा है? मैंने कहा यार गाय को कुछ हुआ है। तो बोले आप एक जूं निकालो, अपना जूं रहता ना सिर का, जूं निकालो और इसके ऊपर रख दो। अच्छा। तो मैंने कहा उससे क्या होगा? तो बोले ये ठीक हो जाएगी। मैंने प्रयोग किया जी। और
एक बिटिया थी, उसका जूं ढूंढा और उसको जूं निकल गया। मैंने उस गाय के ऊपर रखा, तुरंत ज़्यादा ज़्यादा 5 मिनट नहीं हुए गाय ठीक हो गई। ये अंधविश्वास है क्या? ये आपने प्रैक्टिकल किया? प्रैक्टिकल किया। मेरी गाय का स्तन में दूध जी खून निकल रहा था, तो मैंने कहा यार कि डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर को बुलाया जी और डॉक्टर को बुलाया तो मैंने कहा, वो जो बुजुर्ग था उसने कहा कि डॉक्टर को क्यों बुला रहे हो, इसका स्तन का दूध निकालो जी एक लोटे में भरो और राफोल आता है जो दिमक रहती जी उस दिमक में आप उसको डाल दो, ये गाय ठीक हो जाएगी। अच्छा। अब वो दिमक के राफोल में दूध डालने से वो गाय ठीक हो गई। तो क्या है ये, अंधविश्वास है क्या? तो ये साक्षात प्रैक्टिकल है। ऐसे हजारों उदाहरण है। आज ईसाइयों ने उस प्रैक्टिकल को अपना लिया। वो कोई बीमार व्यक्ति आता है, उसकी झाड़ फूंक करना शुरू कर दिया और झाड़ फूंक करने के बाद वो ठीक हो जाता है। तो वो कहता है कि हमारे यीशु ने किया है, अच्छा, आप ईसाई धर्म ग्रहण कर लो। तो वो व्यक्ति कहता है कि मैं तो ठीक हुआ इसके पास जाने के बाद, तो वो ईसाई धर्म ग्रहण कर लेता है। आपने बताया था कि जिस तरीके से आप पूरे इस आदिवासी इलाकों को एकजुट रख रहे हैं, आपने अध्यात्म में जोड़ रहे हैं, और कई ऐसी ताकतें हैं जो इसको विखंडित करना चाहती है, जो आपने ईसाई बनाने की, जो धर्मांतरण करने की, आपके यहाँ भी ऐसी समस्याएं हैं? सब दूर पूरे गांव में ऐसी समस्या है। मैं जब काम करता था, पहले धार्मिक काम करा था जी, यहाँ हनुमान जी को कोई जानता नहीं, हनुमान जी का नाम लेता है। यहाँ गणेश जी को कोई जानता नहीं, गणेश जी का नाम लेता है। अगर कोई हमारा आदिवासी भाई ये घास काटने आएगा जी, और पहला घास काटेगा और कहेगा जय बाबा गणेश, जी, पहली मक्का ही काटना शुरू करेगा जय बाबा गणेश, मकान की कोई नींव रखता है तो जय बाबा गणेश, कोई भी कार्य करता है, अगर बैल गाड़ी हाँकता है तो पहला पग जब बेल रखता है तो जय बाबा गणेश करके रखता है। ये हैं सच्चे आदिवासी। ये सच्चे आदिवासी। और मगर जो- बाबा गणेश कौन है पता नहीं है। हाँ, जब मैं मूर्ति लेकर गांव में जाता था तो कोई बिठाता नहीं था। बोले क्या है, यहाँ नहीं बिठाना, तुम क्या लाए? तो मैं कहता था बाबा गणेश है। वो इतना अच्छा सुंदर है, मेरे को दे दो। तो मैं कहता था आपको नहीं दूँ। जी। मैं एक गाँव में लेके गया जी, तो मैंने कहा तुम्हारे यहाँ बाबा गणेश आया क्या? तो बोले नहीं आया, नहीं देखा इधर। तो जब लेके गया मैं मूर्ति, तो उसने कहा कि 4-5 लोग लेके आओ। जी। मैं लेके गया, एक खाट पर बैठा और वहाँ पर बोला मैंने वहाँ पर बोला कि बाबा गणेश ये है। तो वो लोग 8-10 लोग आए, हम खाट पे बैठे थे। तो उस जो लेके आया उसको पूछते हैं ये 3 बैठे इसमें से कौन सा बाबा गणेश? अच्छा, जानते ही नहीं थे। हाँ, जब मैंने मूर्तियाँ गांव-गांव में बांटी यहाँ पर, तो लोग तब से आज जानने लगे। जी। प्रत्येक गांव में मंदिर स्थापित हो गए। यहाँ 223 मंदिर मैंने विधायक रहते हुए प्रत्येक गांव में मंदिरों का निर्माण करवाया। 223 मंदिर बने। जी। चर्च आज भी वहाँ पर हिंदू गतिविधि चलती है। उदाहरण है कोटनई एक गांव है, जी, एक बावड़ी गांव है और एक झारणी गांव है। ऐसे गांवों में आज भी ईसाई जो चर्च है वहाँ हिंदू गतिविधि चलती है। अच्छा, उस समय आपने उसको रोका था? हाँ रोका और खाली करवा दिया। यहाँ नने रहती थी हम्म। वो चली गई, फादर रहते थे वो चले गए। तो किस तरीके से हमारे आदिवासियों का, भाइयों का ये दिमाग एक तरीके से ब्रेन वॉश करते हैं? क्या क्या ये हथकंडे अपनाते हैं? मैंने यही कहा, ये लोग शिक्षा, जी, स्वास्थ्य और अब पहले कैथोलिक मिशन यहाँ आया और कैथोलिक ने शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर काम करना शुरू किया। जी, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए काम किया और उनको कन्वर्ट करने का काम किया। जी, आज प्रोटेस्ट मिशनरीज आए। वो प्रोटेस्ट मिशनरी आज जिस प्रकार से हमारे आदिवासी भाई, जनजाति समाज के भाई ये झाड़ फूक के ऊपर ज़्यादा विश्वास करते हैं। अच्छा, तो आज वो सब लोग झाड़ फूक में लग गए, अलूलिया करते हैं। हाँ, अलूलिया गांव-गांव में अलूलिया का सेवा केंद्र बना दिया इन्होंने और वहाँ पर बुलाते हैं। वो हर रोज 8 दिन में कहीं ना कहीं बुलाते गांव में और वो झाड़ फूक करना शुरू कर दिए। तो वहीं से धर्मांतरण शुरू कर दिए।
तो अब ये बताइए भाई साहब, अभी जो मध्य प्रदेश की सरकार चल रही है 2 साल से मोहन यादव जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी लगातार आदिवासी भाइयों के बीच रहते हैं, जन्मदिन भी अपना उन्हीं के साथ मनाया था आप ही के इलाके में धार में। तो ये बताइए काम क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी आप आदिवासी भाइयों के लिए? आप तो अपनी तरफ से कर ही रहे हैं, लेकिन वो आपके लिए क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हमारे आदिवासी भाई तो भगवान मानने लगे जी। कहां से कहां ले गए हो हम देखेंगे। हम्म। आज आदिवासियों के नाम से जी कोई उनका नाम सुनने को तैयार नहीं थे, जी। कोई उनसे बात करने को तैयार नहीं थे। आज नरेंद्र मोदी जी के इस कार्यकाल खंड में हम देखेंगे तो हमारे देश की यशस्वी राष्ट्रपति बहन द्रौपदी मुर्मू जी जो प्रथम पद है उस पे है, और सांसद हमारे आदिवासी, जी जनपद हमारे आदिवासी, सरपंच हमारे आदिवासी, कलेक्टर हमारे आदिवासी। इस प्रकार का माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आदिवासी समाज को ऊपर उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है जी। और जिस प्रकार से यहाँ पर मोदी जी की सोच एक गरीब से गरीब तबका जो गरीबी की दलदल में फंसा उस व्यक्ति को ऊपर लाना, अंत्योदय योजना के तहत समस्त धर्म पंथ जातियों के लोगों को ऊपर उठाने। तो हम देख रहे हैं यहाँ पानी की टंकियाँ भी खूब दिखाई दे रही हैं, और आपने तो ये तालाब के जो निर्माण किए हैं, इससे मुझे लगता है कि ये पूरा जो एरिया पहले सूखाग्रस्त हुआ करता था, अब तो ये तो जगमग हो गया है। हम 5-5 किलोमीटर से पानी उठा कर लाते थे जी। ये कांग्रेस के जमाने के जमाने के वहां से हम इस पहाड़ी पर आते थे, पहाड़ी पर हम घास काटने आते थे, हम लकड़ी लेने आते थे लकड़ी लेने आते थे तो पानी नहीं हुआ करता था जी। कहीं हमको जरा सा पानी मिल जाता था तो वहां पर लोमड़ी भी पानी पीती थी, मतलब जानवर, जंगली जानवर वहीं से पानी पीते, वहां गाय भैंस भी पानी पीती थी, वहां बकरी भी पानी पीती थी, और हम भी उसी खड्डे में पानी पीते थे। ये कांग्रेस जमाने 2003 के पहले की बात कर रहा हूँ, 2002 की बात कर रहा हूँ। ये स्थितियां थी, ना लकड़ी थी ना कुछ खाने को था, और वो कहते थे कि हम आदिवासियों के लिए एक तरीके से विकास के काम कर रहे हैं। आदिवासियों का विकास करना ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उस समय कहते थे झाबुआ जिला ने डकैतों का, लुटेरों का जिला है। अच्छा, मतलब खौफ था, पूरा खौफ था, डर था। तो मैं कहता हूँ यहाँ लुटेरा नहीं, डकैत नहीं, यहाँ भूखमरी का जिला था। और भूखमरी के कारण मरता क्या नहीं करता। सही बात। आज घर बैठा है, बच्चे भूखे हैं, कुछ तो खिलाएं, तो जाते थे कहीं लूट लाते थे, कहीं चोरी कर लाते थे, किसी से छीन लाते थे और अपने बेटों का भरण पोषण करते थे। और क्या क्या घटनाएं होती थी उस समय, आप जो हमें बता रहे थे? हाँ, लूट हुई, आखिरी लूट मेरे घर हुई, आखिरी। उसके बाद कभी नहीं हुई। तो कपड़े तक लूट सब कपड़े लूट जाते थे, कपड़े उतार जाते थे, लोग पत्ते बांधकर फिर घर जाते थे। ये कांग्रेस जमाने का हाल है। और आज क्या हाल है हम देख रहे हैं ये। तो मैंने आखिरी पॉइंट लिखा था उस समय कि हर खेत को पानी देंगे, और आखिरी 10वां पॉइंट मैंने लिखा था समाज को भय मुक्त करेंगे। आज समाज भय मुक्त है। बाजार का व्यक्ति गांव में आ सकता, गांव का व्यक्ति बाजार में जा सकता, और रात दो रात कभी भी आ जाए, कोई कुछ नहीं घटना घटित होती। ये है भारतीय जनता पार्टी सरकार। क्यों कि आज हमारे आदिवासी भाई संपन्नता की ओर आ रहे हैं। आदिवासी भाई को मेहनत सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिला है। अब ये बताइए, जैसे आदिवासी भाई हैं, पहले दलितों के नाम पे कांग्रेस ने एक तरीके से, विपक्ष ने फूट डालने की बात की हमारे हिंदू धर्म में, फिर उसके बाद अब आदिवासियों के नाम पे, और अब जो ओबीसी का एक तरीके से आरक्षण की चर्चा है पूरे मध्य प्रदेश में, जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं 27% आरक्षण देना चाहते हैं, उसमें जो कांग्रेस और विपक्षी हैं, जो 1980 में इन्होंने एक तरीके से एक आयोग बनाया था, उस आयोग की रिपोर्ट में ये दावा कर रहे हैं कि प्रभु श्री राम का एक तरीके से जातिवादी चरित्र दिखाया गया उसमें,
और प्रभु श्री राम को जातिवादी कहा गया। आप क्या कहना चाहते हैं जो ये विपक्ष एक षड्यंत्र रच रहा है, जबकि यहाँ की जो सरकार है वो कह रही है ऐसा कोई एफिडेविट हमने सुप्रीम कोर्ट में फाइल ही नहीं किया है। ये ढकोसले करने वाले लोग हैं जी, ये विधर्मी लोग हैं जो धर्म को नहीं मानते हैं, वो किसी पंथ को नहीं मानते हैं, वो गरीबों के नाम से रोटी सेकना चाहते हैं जी। वो लोग आज राम जी को अगर जातिवादी समझते हैं तो राम जी माता सबरी के बेर क्यों खाते हैं? सही बात है, झूठे बेर, वो भी झूठे बेर खाएं और उनके साथ नल नील वानर किन्नर सारे लोग रहे थे। पूरा 14 साल आज हम देखेंगे, आपने देखा होगा राजस्थान में हम आदिवासियों को मामा कहकर पुकारा जाता है जी। क्यों बोलते मामा? क्यों बोलते मामा? मैंने पूछा मामा क्यों बोलते हैं? तो उन्होंने कहा कि हम नहाते नहीं धोते नहीं जी। हम अनपढ़ हैं, हम गरीब हैं जी, इसलिए मामा बोलते हैं। मैंने कहा नहीं, हमारा युगों युगों से रिश्ता है, हमारा संबंध है। तो क्या संबंध है? जब माता सीता को एक धोबी के कहने पर घर से त्याग दिया था जी, सही बात है। तो त्यागा था तो माता सीता गर्भवती थी। माता सीता गर्भवती थी तो जाए कहाँ? तो वो गई कहाँ? वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में उन्होंने शरण लिया जी। उन्होंने ही मैं कहूँगा शरण लिया। हाँ। क्यों? कि वो एक आदिवासी वनवासी के गांव में उस आश्रम में जो वाल्मीकि ऋषि थे उनके आश्रम में आए और वहां पर लव कुश को जन्म दिया। और लव और कुश वाल्मीकि जी को मामा बोलते थे। क्यों? वाल्मीकि जी ने माता सीता को बहन माना और बहन माना तो लव और कुश वाल्मीकि जी को मामा कहते थे। वाल्मीकि जी आदिवासी समाज का हमारे पूर्वज हैं, इसलिए आज आदिवासियों को मामा कहा जाता है। अब ये बताइए, तमाम जो विपक्ष है पूरे तरीके से एक षड्यंत्र रच रहा है कि जो यहाँ की मोहन यादव जी की और प्रधानमंत्री की जो डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में चली है, इसको कैसे भी करके एक तरीके से विवादों में लाया जाए, इसको अपमानित किया जाए, इसको एक तरीके से टूट फूट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे विपक्ष को क्या कहना चाहेंगे जो एक प्रभु श्री राम के नाम पे जातिवाद का जहर घोल रहे हैं? क्या है, कांग्रेस का निर्माण किसने किया था? एक अंग्रेज ने, उसने निर्माण किया था जी। तो कांग्रेस का शब्दार्थ क्या है? किसी शब्द का अर्थ होता है ना जी। तो कांग्रेस का शब्दार्थ क्या है ही नहीं कुछ, ये बाहर से ही लिया गया है। क्या शब्दार्थ है? कुछ भी नहीं है। तो उस समय अंग्रेज ने निर्माण किया कि इस संगठन का नाम क्या रखें। पहले एक प्रजा बैठती थी, ऐसे लोग बैठते थे जी। तो अंग्रेज कह रहा था बार बार इसका क्या नाम रखें, बताओ क्या नाम रखें। तो हमारे गांव खेड़े के लोगों ने, किसी ने कह दिया हम तो कुछ नहीं बता सकते को अंग्रेज। अच्छा, अंग्रेज आप ही को अंग्रेज तो वो हो गया कांग्रेस। कांग्रेस। अच्छा, को अंग्रेज से हो गया हो कांग्रेस, यही अर्थ है। उस बुजुर्ग ने कहा आप ही बताओ अंग्रेज को अंग्रेज, आप ही कहो कि क्या नाम रखें, को अंग्रेज। तो उस अंग्रेज ने सोचा कि ये कांग्रेस हो गया, कांग्रेस हो गया, तब से कांग्रेस है। उसका शब्दार्थ क्या है भैया? है ही। तो अंग्रेजों के निर्मित जो संगठन है उसमें आज भी वही अंग्रेजियत है। इसलिए अंग्रेजों ने बनाया हुआ जो इनका संगठन आज भी उसी मानसिकता के रूप में चलता है। इसलिए अंग्रेजों ने यहाँ फूट डालो शासन करो, तो आज ये ही वही कर रहे हैं कि हम इन जनजाति समाज में, इस आदिवासी समाज में, इनमें कहीं ना कहीं फूट डालें और हम शासन करें। आप क्या कहना चाहेंगे जो ओबीसी आरक्षण देना चाहती है कि गवर्नमेंट पिछड़े वर्ग के सामाजिक तौर पे जो पिछड़े हैं 27% उनको आरक्षण देना, आप चाहते हैं आप लोग की आरक्षण मिलना चाहिए? जी, ये एक आदिवासी नेता कह रहा है। मैं कह रहा हूँ हर किसी को मिलना चाहिए। आज मेरा बेटा एक अच्छी स्कूल में पढ़ रहा है क्योंकि मैं विधायक बन गया हूँ, मैं प्रिंसिपल बन गया हूँ, मैं डिप्टी कलेक्टर हूँ जी, मैं टीआई हूँ, मेरा बेटा तो अच्छी स्कूलों में पढ़ रहा है। एक जो गरीब मजदूर है उसकी क्या दशा है? सही बात है। वो कहाँ पढ़ाना चाहता है?
उसका बेटा कहाँ पढ़े, तो आरक्षण किसको मिलना चाहिए? जो पिछड़ा है, जिसको अभी कोई, या मेरे बेटे को मिलना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा बेटा तो अच्छी स्कूल में पढ़ रहा है ना। सही बात। तो मुझे छोड़कर मेरे आदिवासी भाइयों को, जो गरीब है, उसको आरक्षण मिलना चाहिए। और ऐसे मैं आदिवासी हूं इसलिए नहीं, हर समाज में गरीबी है। सही बात है। गरीबी किसी समाज को देखकर नहीं आती है, हर समाज में गरीबी है। आप किसी भी समाज में ले लो, तो हर गरीब को आरक्षण मिलना चाहिए। तो आप भी जो ओबीसी आरक्षण दे रही है यहाँ की मोहनी हाँ, यादव जी, मिलना आप भी चाहिए, चाहते हैं मिलना चाहिए। तो अब ये बताइए, चलते चलते हम आपके ये पूरा एरिया देख रहे हैं जिस तरीके से अब ये हरा भरा हो गया। आप बता रहे हैं कि कुछ दशकों पहले ये पूरा एक वीरान यहाँ पर हाँ, कुछ भी नहीं, कांटीली एक झाड़ियाँ तक नहीं होती थी। कुछ भी नहीं था। तो अब ये बताइए, आप इसमें और क्या एक तरीके से सहायता चाहते हैं जो सरकार यहाँ एक पर तरीके मैं से- चाहता हूँ कि ये पौधा रोपण हो यहाँ। जी। मैं हर साल यहाँ पौधारोपण करता हूँ और ये बहुत बड़ा एक वट वृक्ष बने यहाँ पर। बहुत बड़ी योजना है। उस योजना को अगर सरकार मदद कर दे तो ये एक दार्शनिक स्थल, एक पर्यटक स्थल बनकर जी इस और क्षेत्र के इससे लिए आदिवासी भाइयों के लिए भी एकदम रोजगार का अवसर पैदा हो जबरदस्त। मैं उदाहरण देता हूँ, जाए। लोग कहते हैं कि हमें रोजगारी के लिए कुछ करें। सरकार के भरोसे खुद के दम पे। हम खुद के दम पे बने ना। सही बात है। मैं कहता हूं आप कौशलता भर लें आपके अंदर। अगर आपके अंदर कौशलता है, आपके अंदर ज्ञान है, तो मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं आप लक्ष्मी के पीछे मत भागो, सही बात। माँ सरस्वती को अपने हृदय में उतार लो। और सरस्वती जी है आपके अंदर तो लक्ष्मी आपके पीछे पीछे आएगी। तो क्या कार्य योजना है आपकी? जैसे हम यहाँ पे छोटी छोटी पहाड़ियाँ देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि आपने जिस तरीके से तालाबों का निर्माण किया है, बहुत ही बेहतरीन एक दृश्य है, प्राकृतिक सौंदर्य है, शांति है। आप एक तरीके से यहाँ पर टूरिज्म को जो बनाना चाहते हैं, जैसे कैंपिंग के लिए आते हैं लड़के, अभी समर वेकेशन आएगा आने वाले अगले साल में, तो वो छुट्टियाँ मनाने, तो क्या क्या आपकी पूरी कार्य योजना है आने वाले समय में? अगर लोग यहाँ आना पर चाहें। विकास कैसे होता मैं दिखाऊं। मैं कहता हूँ, मेरे लिए उदाहरण दे रहा हूँ जी। मैं 8वीं पास नौकरी लग गया। मैं नौकरी ढूंढने नहीं गया, जी। नौकरियां मेरे पास दौड़ के आई। मैं 8वीं पास नौकरी लग गया, मैंने नौकरी करते हुए बीए किया। अच्छा, नौकरी के साथ साथ हाँ, पढ़ाई करी, स्वाध्याय पढ़ाई करी जी। और नौकरी करते हुए पढ़ाई करी। और बीए करने के बाद मैंने नौकरी के से इस्तीफा दे दिया। मैंने सीपीएड किया है शिवपुरी में जी। और सीपीएड करने के बाद मेरे को फिर पीटीआई की नौकरी मिल गई, वो भी त्याग दी मैंने। वैसे ही फिर मैंने संघ के संपर्क में आया और संघ ने मुझे, और अब तो 100 साल भी हो गए ऐसे 96 विद्यालय मेरे को सौंप दिए, उसका संकुल प्रमुख बनाया मेरे को। अच्छा। और मैंने 96 विद्यालय चलाए अशिक्षा के लिए, शिक्षा प्रद योजना बनाकर जी। और ऐसे धर्म को जानने वाले, पहचानने वाले हमारे जनजाति समाज के लोग अंधविश्वास मानते हैं, उन बच्चों के साथ, उन बुजुर्गों के साथ, गांव के लोगों के साथ जाकर हनुमान जी, शिव जी और गणेश जी की स्थापना करवाई। आज प्रत्येक नागरिक या भक्तों का टोला लग गया। अच्छा। मेरा उद्देश्य था कि मैं गांव में दारू छुड़ाऊंगा, शराबबंदी करवाएंगे। आज ऐसे करीबन 20,000 लोगों ने दारू छोड़ा है आपके इस अभियान में। हाँ। और आज भक्त बन गए, भक्तों का टोला रहता है आज। वो टोला जाता है रामदेव जी दर्शन करने के लिए जी। तो कांग्रेस के विधायक को पेट में दर्द होता है। वो कहते हैं कि तुम कांग्रेस की रैली में नहीं आते हो, तुम तो रामदेवरा भग जाते हो। अच्छा। उसको दर्द होता है। अरे रामदेवरा जाना अच्छी बात है, हमारा आदिवासी भाई यहाँ से पैदल पैदल कोसों दूर रामदेवरा जी के दर्शन करने जाता है और उसमें धार्मिक आस्थाएं बढ़ती है। और जब व्यक्ति में धार्मिक आस्थाएं बढ़ती है तो वो अपने आप में संपन्नता की ओर जाता है। जी। आदमी में धर्म नहीं है तो अधर्म के कार्य करेगा। सही बात। अधर्म के कार्य करेगा तो वो गरीब होगा, वो लूटा जाएगा, वो ठगा जाएगा। कांग्रेसी यही करते आए
उनको लूटते रहे, ठगते रहे, शोषण करते रहे। यहाँ भय, भूख और भ्रष्टाचार पहले था, उसके कारण ये झाबुआ जिला गरीब था। आज भय, भूख और भ्रष्टाचार समाप्त हो गया, इसलिए आज संपन्नता की ओर। जैसे आप आरएसएस से जुड़े हैं, तो ये बताइए आदिवासी इलाके में आरएसएस का क्या योगदान रहा इन 100 साल में? अभी 100 साल पूरे हुए हैं आरएसएस को। किस तरीके से उन्होंने, जो आदिवासी भाई हैं, अब एक तरीके से हिंदू को एकजुट करने के लिए क्या क्या काम किया आपके? आप तो खुद जुड़े हुए हैं आरएसएस से। आदिवासी समाज में आरएसएस यहाँ पहले जो भेद कर रखा था अच्छा। कि ये है शहरवासी और ये ग्रामवासी। जब शहर से कोई आता था तो उसको उसी दृष्टि से देखा जाता था। अच्छा। ठीक है, शहरवासी कोई आया होगा और चला गया। तो यहाँ प्रचारक आते थे तो उनको ज़्यादा वो करते नहीं है। तो प्रचारक आते थे तो ज़्यादा गांव वाले मानते नहीं थे। अच्छा। मेरे जैसे कार्यकर्ता आदिवासी निकले संघ से जुड़कर, तो गांव-गांव में गए जी, और गांव-गांव में जाकर देखा। तो मैं गया गांव में जी, तो संघ की शाखा लगाए। तो क्या होता शाखा? तो खेल खेल में हमने गांव-गांव में संघ को भेजा जी, और गांव-गांव में हम जाते थे तो कहते थे ये आरसीसी वाले आ गए। अच्छा। आरसीसी वाले आए। क्या है कि भाषा शब्दों का फेर है, बोल नहीं पाते, इसलिए वो आरसीसी वाले आते। आरएसएस नहीं बोल पाते थे, आरसीसी बोल पाते जी। तो वो आरसीसी वाले आ गए। मैं गांव में जाता था रोटी लेने के लिए, तो मुझे हीन भावना से देखते थे। अच्छा। रोटी उगरा के खा रहे। मेरे पिताजी मुझे कहते थे कि भिखारी बन गया, नौकरी छोड़ के गांव-गांव में भीख मांगता है जी। मगर मुझे अच्छा लगता था। संघ के माध्यम से मैं गांव में रोटी इकट्ठी करके, जो स्वयंसेवकों के लिए शिविर लगाते थे, हम कैंप लगाते थे, उन कैंपों में रोटी खिलाते थे उनको। उन गांव वालों को भी अच्छा लगता था कि कोई लोग हैं जो धर्म के लिए काम कर रहे हैं और वो धर्म का नाम लेकर आ रहे हैं और अच्छे हमारे समाज को उन्नति की ओर ले जा रहे हैं, अच्छे संस्कारों से जोड़ रहे हैं। इसलिए बहुत लोग जुड़े। अभी आप कह रहे थे कि दिसंबर में आपके यहाँ बहुत बड़ा मेला होता, आप मेला कराने वाले हैं, उसमें खुद मुख्यमंत्री जी भी आने की संभावना जताई जा रही है। तो क्या ये पूरा, क्योंकि और भी लोग इसको सुन रहे होंगे, तो क्या उनको निमंत्रण देंगे? स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर मैं 14 साल हो गए एक बहुत बड़ा खेल मेला आयोजित करता हूँ जी। और इस मेले में खेल टीमें, आज आप देखोगे अभी तो एक खेल हो रहा है, मैंने अभी परसों यहीं समाप्त किया। हर गांव में रोज प्रत्येक गांव में मैं कबड्डी का आयोजन करवाता हूँ जी। यहाँ पर करीबन 80 से 70 टीमें तैयार कर दिए पूरी विधानसभा में और जबरदस्त खेलकूद कार्यक्रम होता है। आज यहाँ का खिलाड़ी मेरा नेशनल लेवल तक जा रहा है खेलने के लिए, चाहे वो कबड्डी हो जी, खो खो हो, हॉकी हो, ऐसे अनेक खेलों का एक मेला लगाता हूँ और वहाँ से जो प्रतिभाएं हैं उसको निखारने का काम करता हूँ। तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, खासतौर पे वो देखते हैं हम कि आदिवासी इलाकों में खूब जाते हैं, वहाँ विकास कार्य भी कर रहे हैं। और क्या क्या काम कर रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव? माननीय मोहन यादव जी जी, एक विश्वविख्यात यहाँ पर हिंदू संगम हुआ था जी, उसका मैं संयोजक था। पैदल 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 पूरे गांवों में घूमे, तब माननीय मोहन यादव जी तहसील कारवा थे जी, और मैं जिला कारवा था जी। माननीय मोहन जी ने यहाँ पर हिंदू संगम में समय दिया था और गांव-गांव में गए वो हमारे आदिवासियों के साथ कैसे रहे। जब पहले सुना करते थे कि झाबुआ जिले में मारकूट लुटेरे हैं जी, तो डर लगता था जी, बिल्कुल। तो वो डरते डरते आए सब। और गांव में जब मैंने कहा तुमको इस गांव में जाना है, विस्तारक रहना, तुमको इस गांव में जाकर काम करना है, तो पहले डर लगा उनको। जब मैं साथ में गया और उनको लगा कि यहाँ गांव में तो पता नहीं मारेंगे वो करेंगे, जब उनके साथ 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीना रहे तो इतना आत्मीयता से जुड़ गए वो जनजाति समाज से। जिस दिन वहाँ से जब वापस हिंदू संगम के बाद जाना हुआ तो गांव वाले भी रोए और जो विस्तारक थे वो भी रोए। इतनी आत्मीयता बढ़ गई जी। हमारा जनजाति समाज कहीं भोजन करते हैं, आपने देखा है अभी जी, तो पूरा लाकर वहाँ रख देते हैं। हाँ, एक एक रोटी नहीं लाते जी, पूरा
पूरा लाकर वहाँ हाँ। रख देते हैं। तो कितना खाओ खाओ और बचे को खाएंगे। मतलब ऐसी- पहले मेहमान को खिलाइए हाँ। भरपूर, और उसके इतनी बाद जो बचाओ अपने को। इतनी आत्मीयता हम्म इस गांव में बसी है। हम्म हमारे पूर्वज कहते हैं अगर आपको इस देश भारतवर्ष का दर्शन करना है तो तो गांव के आपको दर्शन। गांव के दर्शन करने होंगे। और उसमें भी आदिवासी हमारे आपको जो भारत मिलते देश समझना होगा हम्म तो आपको हम्म हम आदिवासियों को समझना होगा। हम्म यही भारत देश का वास है हम्म और इसको समझ लिया तो आपने भारत देश को समझ लिया। तो डॉक्टर मोहन यादव हो या प्रधानमंत्री मोदी हो, लगातार देख रहे हैं जैसे सीएम राइज स्कूल का नाम सांदीवन स्कूल हो गया है, और एकलव्य स्कूल तो आप ही के सामने है, जो आप ही ने एक तरीके से उसकी आधारशिला रखी थी, बनाकर भी एक तरीके से भव्य दिखाई दे रहा है। तो और क्या क्या काम आदिवासी भाइयों के लिए हो रहे हैं? पानी की टंकियाँ दिख रही हैं, हर घर जो नल योजना है। सबसे बड़ा काम माननीय मोहन जी आज भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है शिक्षा के ऊपर। जी। शिक्षा और रोजगार। रोजगार के तहत गौशालाओं का निर्माण, कामधेनु, और ये कह रहे हैं कि आपके पास अगर 2 गायें हैं जी, हम आपको सब्सिडी देंगे, हम आपको मदद करेंगे। कितनी सब्सिडी मिलती है इसमें? इसमें 50% सब्सिडी। अच्छा, जितनी लागत आएगी उसका हाँ, 50% 50% सब्सिडी। जी। कहीं 80% भी है। अलग अलग योजनाएं आप लीजिए, उससे आप खड़े हो जाओ हाँ, और फिर चल दो। सही बात। तो ये योजना लागू कर रहे हैं। और फिर छोटे छोटे उद्योग जी, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से माता बहनों को उद्योगों से जोड़कर यहाँ की संपन्नता की ओर ले जा रहे हैं। और लखपति दीदी योजना, लखपति जो दीदी लाडली योजना, बहना लाडली योजना है। बहना योजना है ही। आज कई प्रकार की योजनाएं जो धरातल पर हैं। हमारे लोग पहले कहते थे, हमारी आदिवासी भाषा में वाहड़ो आँखों पोलो, मतलब बांस पूरा पोला। तो बांस पहले गांठ वाला था। अच्छा। गिठाने थी बांस की। इनके कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो गांव में 15 पैसे पहुंचते हैं। हाँ, 15 पैसे। तो कहाँ रुकता था वो पैसा? तो वाहड़ो, वो बांस की गांठों पे रुक जाता था। अच्छा। बांस तो अब पोला हुआ है। जो माननीय मोदी जी किसान सम्मान निधि दिल्ली से भेजता है और पूरा का पूरा पैसा उस किसान के जेब में जाता है। माननीय डॉक्टर मोहन यादव लाडली बहना का पैसा भोपाल से भेजता है और उस बहन के खाते में जमा होकर उस बहन के जेब में जाता है। अब पोला हुआ। पहले तो गिठाने थी, कोई सांसद, विधायक, जनपद अध्यक्ष, सरपंच सब खाते थे। अब कोई की हिम्मत नहीं है। ये है भारतीय जनता पार्टी। तो सर, बहुत ही आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले शुरुआत हमने जो दिन की थी, इन्हीं के निवास पे हम गए थे। वहाँ पर जिस तरीके से खातिरदारी हुई, भोजन हुआ, एक तरीके से पूरा जो प्राकृतिक खेती से उपजा हुआ जो अन्न है उसका हमने जलपान किया। एक तरीके से मक्के की रोटी थी, और उसमें देखिए देसी जो दालें होती हैं, और एक तरीके से भिंडी की सब्जी थी, और जो गाय का पहला बछड़ा होता है उसका दूध भी हमें मिला। तो ये थे कल सिंह जो भाबर जी, पहले विधायक रहे हैं, वर्तमान में एक तरीके से अनुसूचित जनजाति मोर्चा के यहाँ पर अध्यक्ष हैं। और देखिए किस तरीके से अपने पूरे क्षेत्र का उन्होंने जो विकास किया है। पीछे मेरे देख सकते हैं ये भारत माता का मंदिर, जो कुछ वजहों से अभी एक तरीके से डिले चल रहा है, कुछ समस्याएं आ गई थी बीच में पारिवारिक, उसकी वजह से काफ़ी उनका काम रुक गया है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर इसमें कुछ सरकार अपना योगदान करे तो ये जो पूरा जो जनजाति समूह का जो ये क्षेत्र है, एक तरीके से जो थानला एक ज़िला है और ये झाबुआ जो ज़िला है, उसका एक तरीके से पहचान बन सकता है आने वाले समय में। मध्य प्रदेश का जिस तरीके से जल संरक्षण कर रहे हैं आप, प्राकृतिक सौंदर्य भी बढ़ा रहे हैं। पीछे देखिए किस तरीके से हरियाली हो गई है, जो तालाब बनाए हैं। यहाँ के विधायक रहे जब कल सिंह जी, लगातार 2 बार रहे हैं, 2 बार यहाँ विधायक रहे हैं, तो उससे दिखाई दे रहा है पूरा जो ये पहले वीरान हुआ करता था, ये हरियाली से एक तरीके से आच्छादित हो चुका है। और सर से हम ये कहना चाहते हैं कि आप जो काम हमारे आदिवासी भाइयों के लिए कर रहे हैं उसको निरंतर जारी रखें, और आने वाले समय में यहाँ के हम फिर इनसे मुलाकात करेंगे, क्योंकि दिसंबर में सबसे बड़ा मेला होने वाला है आपका। तो कुछ कहना चाहेंगे हमारे लोगों को जो दर्शक सुन रहे होंगे आपको चलते चलते? मैं पूरे मध्य प्रदेश के आमजन को निवेदन करता हूँ जी, आइए झाबुआ जिले के जनजाति समाज के बीच में आइए जी, उनको अपनत्व दीजिए, अपना बनाकर उनको आपके कंधों से कंधा मिलाकर चलने के लिए
उनको खड़ा करिए। ये मध्य प्रदेश सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार, माननीय केंद्रीय सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार उन गरीब तबकों को ऊपर उठाकर एक दौड़ना सिखा रही है, दौड़ना के लिए तैयार कर रही है और ऐसी योजनाओं को धरातल पर उतार के उन गरीब तबकों को ऊपर उठाने का काम कर रही है। उनमें सहभागी बने और साक्षात आपका भी उसमें सहयोग रहे। मेरा ये कहना है, जब भगवान राम रामेश्वर पुल बना रहे थे जी, तब सारे लोग, वानर किन्नर सभी लगे थे उस पुल का निर्माण करने में। एक छोटी सी गिलहरी ने भी अपना योगदान दिया था जी। उस गिलहरी ने योगदान दिया और गिलहरी कुछ उठा नहीं सकती है वजन, तो एक रेत में पानी में गीली होकर रेत में लोट लगाकर जहां रेत लिपटती हुई करती थी वो वहां जाकर डालने का काम कर रही थी। उसको भगवान राम ने देखा और भगवान राम ने बुलाकर पूछा कि बहन क्या कर रही हो? तो उस माँ गिलहरी ने जवाब दिया कि मैं एक धर्म का काम कर रही हूँ, एक पुण्य का काम कर रही हूँ, एक राष्ट्र निर्माण का काम कर रही हूँ। तो भगवान ने प्रसन्नता होकर उस गिलहरी के ऊपर हाथ घुमाया था। आप YouTube पे या कहीं पर भी देखें, विदेशी गिलहरियों के ऊपर जो 3 निशान बने हुए वो नहीं है, इस देश की गिलहरी के ऊपर 3 निशान आज भी बने हैं। उसका कुल तर गया, उसके कुल को भी आज निशान बने हुए आ रहे हैं। ऐसे इन गरीबों को अगर तारने में कोई सहयोगी बनेगा तो वो उसका कुल तार लेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। धन्यवाद। तो देखा किस तरीके से ये हरियालियों के बीच में आदिवासी भाई जो हमारे हिंदू धर्म के सबसे आधारशिला हैं, प्राकृतिक नेचर, दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग की बात तो की जाती है लेकिन प्रकृति को बचाने के लिए कोई आगे नहीं आता है। लेकिन प्रकृति को जो बचाता है वही हमारे देश के, भारत के आदिवासी भाई हैं, जिनको तमाम विपक्षी दल फूट डालने का काम करता है। लेकिन जो हमने यहाँ आकर देखा, जो हिंदू धर्म के लिए काम करते हैं हमारे आदिवासी भाई, वो देखते ही बनता है। और जिस तरीके से प्रकृति का जो एक तरीके से जो बचाने का काम है वो यहाँ झाबुआ ज़िले में आकर ही पता चलता है। तो आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम फिर से सर से मिलेंगे जब उनका ये पूरा प्रोजेक्ट तैयार होकर बन जाएगा, तो फिर आपसे उनसे मुलाकात करेंगे। इस वीडियो के लेकर आप जो भी कहना चाहते हैं, झाबुआ ज़िले के वासी, मध्य प्रदेश के वासी, देश के वासी, जिनको ये वीडियो अच्छी लगी है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दें। जी नमस्कार।